हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई एम वेरी हाईली इंटरेस्टेड कि मैं अब प्रॉपर आपको एक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की सीरीज प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर यू ऑल। पर उसमें डायरेक्टली जंप करने से पहले, बिफोर रीडिंग द एल्गोरिदम्स, डिजाइनिंग कोड, डूइंग प्रोडिक्शन, देन डिप्लॉइंग, उससे पहले बहुत सारे क्वेरी और डाउट्स हैं कि लेट्स डील विद द मैथ नीडेड फॉर द मशीन लर्निंग। क्योंकि नॉट ओनली द CSC बैकग्राउंड, सम पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल्सो वांट टू लर्न मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मैथमेटिक्स क्या रिक्वायर्ड होती है AI ML में या DL में, हम पहले उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 1 है, तो ये हम एक सीरीज बनाएंगे मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग की। तो इट्स अ लेक्चर 1, दैट इज मैथ फॉर मशीन लर्निंग। तो जिसने भी यूट्यूब वीडियो देखा होगा उससे थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम क्या क्या कवर करते हैं मैथ्स फॉर मशीन लर्निंग में बेसिक फर्स्ट लेवल पे। तो अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं, दैट इज मैट्रिसेस एंड वेक्टर वेरी नीडेड, इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ेगा। देन आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी, किसी भी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव से उनका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, इतना तो आपका थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। एंड समवॉट लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में ही एक्चुअल में थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स एंड वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। तो इतना अगर आपको मैथ आती है, देन यू कैन स्ट्रेटली गो फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मशीन लर्निंग लर्निंग सीरीज। तो हम एक एक टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि कोई सेवरल अदर बैकग्राउंड का हो, तो उसको ग्रास्प करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो क्या करना, उसको सिंपलिस्टिक वे में आप थोड़ा सा कोई बुक फॉलो कर लेना। आई विल गिव सम रेफरेंस ऑफ द बुक्स ऑल्सो। ठीक है। पर मैं ट्राई करूंगा कि कोई लेमन पर्सन भी आराम से वो समझ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो जो मैं पहला टॉपिक है, दैट इज मैट्रिसेस एंड वेक्टर। तो इसको समझते हैं आज के लेक्चर में, जितना कवर हो सकता है। उसके बाद वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स में 11th 12th वाली बात नहीं करूंगा कि एरे ऑफ नंबर्स। तो मैट्रिसेस में क्या होता है, वैसे एग्जैक्टली एक सिंपल डेफिनेशन बोल ही देता हूँ, एरे ऑफ नंबर्स, जिसमें आप इंटीजर्स स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल इन प्रोग्रामिंग यू कॉल्ड इज एरे, एडवांस प्रोग्रामिंग यू कॉल्ड इट एज अ टेंसर। वैसे इन मैथ के फॉर्म में हम कहते हैं जाल, जिसके अंदर कई सारे आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल A11, A12 से लेके A1n। सिमिलरली A21, A22 और से लेके A2n, एंड सिमिलरली इट विल गोज एज ANN। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स है तो NN लिख रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को डिफाइन करता है। तो पहला किसको बताएगा, रो को, और दूसरा बताएगा कॉलम को। गॉट इट। तो सिंपल ये मैट्रिसेस है। ठीक है। अब हमें हमको इसकी प्रॉपर्टीज को समझना है। ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे समझ रहे हैं, ये हमें देखना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फाइंडिंग आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब 9th 10th 11th 12th वाले कॉन्सेप्ट, 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपके पहले से थोड़ा बहुत क्लियर होने चाहिए। मैं डील करना चाह रहा हूं कि किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए, उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इनके ऊपर थोड़ा सा लाइट फोकस करना है, क्योंकि इनकी नीडेड होती है सबसे ज्यादा। और दे आर द वेरी पावरफुल टूल, नॉट ओनली इन AI ML डोमेन। इनका सबसे ज्यादा अच्छा जो यूज होता है, दैट इन द फिजिक्स डोमेन, मोस्टली यूज्ड इन क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। पर वहां पे तो मैं नहीं जाना है। विल डील इन द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब ये होते क्या आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, तो किसी मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये याद रखना, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाले सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक। हमें निकालने हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आई टेक अ न्यू पेज, तो समझ में आएगा। ठीक है। ओके, 1 मिनट। हाँ। तो अब फॉर अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स।
ये होते क्या है और इनको निकालते क्या है और इनका मशीन लर्निंग में यूज क्या है। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पहला तो नीडेड होता है, आपको मोटिवेशन होना चाहिए कहाँ यूज होना है। तो नीडेड इन पीसीए, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे हम, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन ऑटो इनकोडर। अब ऑटो इनकोडर क्या है, तो एक तरीके का ये डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क है जिसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। आपके इनपुट फीचर्स का डायमेंशन रिड्यूस करने के लिए हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का यूज करते हैं, जहां पर आइगन वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड, इसका हम कहाँ यूज करते हैं, तो हम करते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। अब ये भी क्या टॉपिक है, ये अभी फंबल नहीं होना है, ये सारी चीजें टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज्ड इन वर्ड वेक्टर्स। तो जिनको थोड़ा सा नॉलेज होगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की और उनके आरएनएन के, तो उनको थोड़ा सा वर्ड वेक्टर के बारे में पता होगा अच्छे से। तो वहां पर हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं वर्ड वेक्टर में, जहां पर डिकम्पोजिशन किसका होता है, हमारे आइगन वेक्टर्स का ही होता है, आइगन वैल्यूज का डिकम्पोजिशन होता है, एलयू डिकम्पोजिशन। तो हम वहां पर भी इसको यूज करते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को। ठीक है। तो अब पहली बात तो क्वेश्चन अराइज, हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हम पहले निकालेंगे कैसे, और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्यों, दो क्वेश्चन अराइज होता है। तो अगर मैं स्ट्रेटली कोई मैथमेटिक प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, इसका अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इनका रेलिवेंस आइगन वेक्टर और सिग्निफिकेंस आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू का, तो एक मैथ में डोमेन होता है, एक टॉपिक होता है स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी, जिसमें बहुत अच्छे से इसको प्रूफ किया जाता है और समझा जाता है कि कितने ये सिग्निफिकेंट होते हैं। क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन किसी मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज बता सकती है, वो इसमें पढ़ाया जाता है स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी में, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स। नाउ कमिंग टू द अवर टॉपिक। अब मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब मैट्रिक्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके जो इनपुट फीचर्स होंगे ना, अपन उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, फॉर एन एग्जाम्पल इट्स अ 3x3, मतलब इसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, 3x3 की मैट्रिक्स है। नाउ इफ यू फाइंड आउट द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो आप यूज करेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम का या कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन का। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वेशन का यूज करके आप इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर को निकाल सकते हैं। अब ये होती क्या है सर, तो आपको क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स पे जा रहा हूँ ताकि इसके पीछे का थियरम्स, इसको कैसे प्रूफ करना है, उन चीजों को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक पार्ट हो जाएगा। तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। ए आपकी गिवन मैट्रिक्स होगी, जो भी मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको शायद पता होगा, जिसमें सारे वैल्यूज आपके क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 0। तो अगर मैं बोलूँ कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 3x3 की बनानी है, तो क्या बनेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। तो उसी तरीके से अगर 2x2 की होगी तो 1 0 0 1, मतलब डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड हियर इज द थिंग वी वांट, दैट इज आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। अब इसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, तो याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की है, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3, उसका शेप है, तो उसके नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, मतलब जितने शेप की मैट्रिक्स होगी उतने शेप के उतने ही आइगन वैल्यूज होंगे। इसीलिए आइगन वैल्यू निकलते किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के, जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, देन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये याद रखना मैंडेटरी। ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ए, वो है आपकी 2x2 की, तो उसमें नंबर ऑफ आइगन वैल्यू कितनी होंगी आपकी, या फिर मैं बोलूं लैम्डा कितने होंगे, 2 होंगे, दो उसमें आपके आइगन वैल्यूज होंगे। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको आइगन वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, देन विल फाइंड आउट द आइगन वेक्टर, और फिर इनके सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों। ठीक है। ओके, गिव मी 1 मिनट।
ओके नाउ, तो अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ ए इक्वल टू 1 1 1 1, सिंपल मैट्रिक्स ले लेता हूँ वंस की, जो कि किस शेप की है, 2 क्रॉस 2 की। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 0 और 0 1। तो वो इक्वेशन क्या है मेरी, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। मैं क्या करूंगा, अपनी मैट्रिक्स रखूंगा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा, ऐसे ही रखना है आपको, 1 0 0 1, इस इक्वल टू 0 करना। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी इक्वेशन है। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा 1 1 और 1 माइनस लैम्डा, ये फाइनल आएगी इक्वल टू 0। अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू 0, मतलब इसका आपको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 1 कट जाएगा, फिर लैम्डा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसके कितने आइगन वैल्यूज आएंगे, 2। तो पहली आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है, लैम्डा 2 इक्वल टू 2। तो नाउ यू हैव अ 2 आइगन वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए। अब 2 आइगन वैल्यूज हैं, तो 2 ही 2 आइगन वेक्टर्स होंगे, आइगन वेक्टर्स। अब उसको निकालने के लिए जो आपको इक्वेशन याद रखनी है, वो आप माइंड में रखिएगा। तो आप यूज करेंगे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक, पहली इक्वेशन क्या थी, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, फर्स्ट वन। दिस इज द सेकंड वन, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहां पे ए तो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, फिर से लैम्डा जो अभी आपने निकाला है, और एक्स क्या है, आपका आइगन वेक्टर है। एक्स ही आपको निकालना है, दैट इज आइगन वेक्टर। ओके, तो अगर मैं निकालता हूँ लैम्डा 1 इक्वल, अब मैंने क्या बोला कि 2 आपके आइगन वैल्यूज हैं, तो 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। तो मैं किसके लिए निकालता हूँ, फॉर लैम्डा 1 इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या है, 1 1 1 1। एक्स मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, इधर इक्वल लिखता हूँ। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, 0। और फिर आपको क्या लिखना है, एक्स लिखना है। अब अगर आपके मैट्रिक्स का शेप कितना है, 2 क्रॉस 2, इट मीन्स दैट कि उसमें 2 कॉलम वेक्टर्स, ऐसे मान लीजिए 2 कॉलम वेक्टर्स हैं। तो ये जो x है ना, उसमें भी आप 2 कॉलम वेक्टर्स मान लीजिए, x और y। तो इधर भी x और y। अब आपको यही x और y की वैल्यू निकालनी है, वही आपका इस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा। अब इधर तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इक्वल टू 0। तो सिंपल क्या बन जाएगा, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में भी x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो सेम। तो x इक्वल टू माइनस का y, x इक्वल टू माइनस वाई। तो अब कहोगे सर इसमें मैं x और y की वैल्यू क्या लूं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू लेने आए, कि अगर आप मिनिमम वैल्यू के साथ चले, जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा सा आगे जाके कॉन्सेप्ट बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो हम देखेंगे। तो y की अगर मैं वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ठीक, तो आपका लैम्डा 1 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर बनेगा, वो बनेगा 1 -1। अगर x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, या फिर अपोजिट ले लो, -1 और 1 हो जाएगी। तो उसका आइगन वेक्टर ये निकल के आएगा। तो दिस इज द आइगन वेक्टर। ठीक है, तो फॉर सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इक्वेशन आपको यही यूज करना है और ये यूज करना है, इस पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं नेक्स्ट सीरीज में भी एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सॉल्व कराऊंगा, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। आप लोग कमेंट में मेंशन कर देना कि यू वांट सम मोर प्रॉब्लम्स फॉर फाइंडिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ओके। नाउ अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई, क्यों पढ़े हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज को। तो इसको एक सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ मैं आपको। एक मिनट। मान लो कि ये आपका कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स और वाई। ठीक है, वहां पे मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ले लिया, एक्स वेक्टर, जो कि एक कॉलम वेक्टर है 1 और 3, उसमें 2 वैल्यूज है। गॉट इट। और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए नाम की, जिसमें वैल्यू है 1 2 और 2 1। ठीक, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए को एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, इट विल कम्स 1 into 2
एंड 2 into 3 यू हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में भी 4 तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, आउटर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हो। यहाँ पे प्योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज करूंगा, तो इट विल बिकम आपका 3 to 5 और 7 और 5, ये बन के आ गया। तो अगर मैंने ए नाम की मैट्रिक्स को एक्स नाम के वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी हैव गेट 7 और 5। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए नाम की मैट्रिक्स किसके ऊपर ऑपरेट हुई, एक्स के ऊपर, और क्या रिजल्ट दिया 7 into 5, 7 and 5। तो अगर मैं इसको इसमें प्रिंट इसमें करूं तो क्या बन के आ गया मेरे पास ये, तो ए एक्स इसको मैं बोल देता हूँ 7 और 5। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कभी भी कोई मैट्रिक्स किसी भी वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन दोनों को बस चेंज कर दिया उसने। ठीक, मैग्नीट्यूड भी पहले कितना मैग्नीट्यूड था ये, अभी कितना मैग्नीट्यूड है इतना, और इसकी डायरेक्शन भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दी उसने। लेट सपोज हम ये ना लेके ये वेक्टर जो है हमारा 1 और 3, इसको ना लेके हम वेक्टर लेते हैं 1 और 1। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि 1 और 1 वेक्टर है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो अगर इसको हटा दूं मैं यहाँ से, तो मेरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ 1 और 1, और मैट्रिक्स क्या रखता है, हम वही रखते हैं 1 2 और 2 1, ठीक है। अब अगर मैं a इंटू एक्स करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3 और 3, ठीक है। हाँ, तो इसको मैं ले सकता हूँ 3 बाहर कर लूँ तो 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार इस मैट्रिक्स ने इस वेक्टर पे जब ऑपरेट किया तो हमें सिर्फ क्या मिला, 3 टाइम्स प्रीवियस वेक्टर। तो प्रीवियस वेक्टर कितना था 1 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये वेक्टर मिला। इट मीन्स दैट कि अगर मैं अब इसको यहाँ पे प्लॉट करूं तो व्हाट वी विल गेट, डायरेक्शन यही रहेगी, बस मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो पहले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना था इतना, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो अभी क्या बन गया 3 3 या फिर 3 1 1। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वेक्टर है एक्स वेक्टर, ये इसका पहली बात तो आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स का, एक्स इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। ये जब आप निकालेंगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी 1 1। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि आइगन वेक्टर थोड़े से जिद्दी टाइप के वेक्टर्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम पे कोई भी ऑपरेशन आप ऑपरेट कराओगे यूजिंग मैट्रिक्स, यू कैन चेंज माई डायरेक्शन, यू कैन चेंज माई मैग्नीट्यूड, आप मेरा मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज माई डायरेक्शन। वो अपने डायरेक्शन से कभी भी डेविएट नहीं होते हैं, ठीक। तो इन्हीं के लिए एक्चुअल में जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये इक्वेशन क्यों लिखी थी। एक्चुअल में ये ए मैट्रिक्स इसके ऊपर ऑपरेट किया एक्स के ऊपर, ये स्केलिंग फैक्टर लैम्डा एक स्केलिंग फैक्टर था ना, 2 और 1, जो 0 और 2 कुछ कुछ वैल्यू आएगी, और एज इट इज एक्स सेम रहेगा। मतलब उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा या घटा सकते हो आप, लेकिन उसकी डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते। इतना क्लियर आपको, यू गॉट इट, ओके। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। पर इसको और डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेक्ट्रल ग्राफ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में एक्चुअली में हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। एक स्पेशल तरीके का वेक्टर होता है बेसिस वेक्टर, हम उसका यूज करते हैं। और इस बेसिस वेक्टर में भी एक स्पेशल तरीके का वेक्टर होता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर, दैट वी विल यूज। पर आपको समझ में आना चाहिए था कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होते क्या और निकालते कैसे हैं। तो फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा इक्वल टू करके आप 0 करेंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएंगे, दैट आर द आइगन वैल्यूज। फॉर द ईच आइगन वैल्यू यू कैन फाइंड आउट आइगन वेक्टर एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, यहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो, वो आपका आइगन वेक्टर होगा। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी भी आइगन वेक्टर पे ऑपरेट करता है, दैट गिव्स अ स्केलर वैल्यू लैम्डा, मतलब उसके जो मैग्नीट्यूड को घटाए और बढ़ाएगा, और लीव द आइगन वेक्टर एज इट इज, तो उसके डायरेक्शन को नहीं चेंज करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू। नाउ अब मैं सीधा उस चीज की बात करता हूं जो हमारे कीन इंटरेस्ट है, दैट इज कौन सा वेक्टर हम यूज करने वाले हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, ठीक है, गॉट इट। तो पहली बात तो आपको दो डेफिनेशन मेरे को समझानी पड़ेंगी, ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हम यूज करने वाले हैं बेसिस वेक्टर, बेसिस वेक्टर्स, ठीक। अब बेसिस वेक्टर्स होते क्या है,
पहले तो आपको क्लियर हो गया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स, उस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 मैट्रिसेस लीजिएगा, उनकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को निकालिएगा। ठीक है, वो जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अब आप बेसिस वेक्टर को समझिए। तो बेसिस वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज, अगर कोई वेक्टर दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसे बेसिस वेक्टर कहते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कि ये जो वेक्टर्स होने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मैं भी इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होता है इसको बोलते हैं स्पैन द स्पेस, कि मतलब वो स्पेस को स्पैन करे। मतलब इसका एक्चुअल में क्या है मैथमेटिकली मैं भी बताऊंगा आपको, स्पैन द स्पेस, ऐसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी वेक्टर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन इट इज नोन एज अ बेसिस वेक्टर। तो पहला आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको समझते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। ठीक, लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर मैं मान लेता हूँ कि v1 v2 डैश 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 vn, ये कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट हम तब कहेंगे, दे आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, अगर नो वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर, नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब बाकी, जैसे हमारे पास टोटल कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं, तो इनके अलावा अगर इनमें से कोई भी वेक्टर को मैं चुनूं तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे उनको नहीं लिखा जा सकता है। तो दीज वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नो वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कितने रिमेनिंग, अगर इसमें से एक निकालूंगा तो बचेंगे कितने, n-1 ऑफ रिमेनिंग n-1 वेक्टर्स। मतलब जो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते। फॉर एन एग्जांपल आपने ये वेक्टर देखा है i कैप j कैप, i एंड j आर टोटली लीनियरली इंडिपेंडेंट। आप j को i के लीनियर कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं लिख सकते, या i को j के लीनियर कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं लिख सकते। इस पे हम अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए भी। तो अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्केलर वैल्यू अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डैश 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 अल्फा n vn, ये हमने क्या लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन, कितने सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे इट मींस दैट अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 डैश 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 इक्वल टू अल्फा n की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब अगर 0 नहीं हुई तो इसका मतलब हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो फिर वो लीनियर क्या बन जाएंगे, डिपेंडेंट वेक्टर। तो लीनियर इंडिपेंडेंट होने का मतलब सारे वेक्टर्स एक दूसरे से एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखे जा सके, इसको बोलते हैं हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब सर स्पैन द स्पेस क्या है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर i और j ये दोनों क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब ये दो सेकंड डायमेंशन है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, r2 r² से, ठीक है। अगर ये दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो इनके अलावा इनके जो स्पेस में जो वेक्टर्स आएंगे, फॉर एन एग्जांपल कोई वेक्टर ले लेता हूं i प्लस j बाई √2, इस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो कंपलसरी है कि जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है उनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, पर उनके स्पेस में जितने भी वेक्टर्स आएंगे उनको उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर के कॉम्बिनेशन में उनको लिखा जा सकता है। थोड़ा डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स हो रही है, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या थोड़ा सा पढ़ के आना है, फिर थोड़ा सा इसको एडवांस वर्जन पे हम ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ फर्स्ट, कि मान लो कोई वेक्टर है φ1 इक्वल टू x और φ2 इक्वल टू 5x। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये क्या दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अल्फा 1 φ1 प्लस अल्फा 2 φ2 इक्वल टू 0। तो अल्फा 1 x प्लस अल्फा 2 इंटू 5x इक्वल टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, 5 कॉमन x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिली, अल्फा 1 इक्वल टू -5 अल्फा 2। इसका मतलब अल्फा 1 एंड अल्फा 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर हमारे क्या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो इन वेक्टर्स को हम कभी बेसिस वेक्टर तो बोल ही नहीं सकते, नेवर एवर, ये याद रखना। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 5 1 इक्वल टू 1 0 0 और 5 2 इक्वल टू 1 1 0। गॉट इट। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों आपके वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, अल्फा 1 5 1 प्लस अल्फा 2 5 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा 1 आपका क्या बन जाएगा, 1 1 0 प्लस अल्फा 2 1 1, सॉरी इट्स 1, एक मिनट, हाँ 1 0 0 और प्लस अल्फा 2 1 1 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन के आएगी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बन के आएगा, अल्फा 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा 2 इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा 1 की भी वैल्यू 0, अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 0। तो ये दोनों वेक्टर हमारे क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। गॉट इट। अब ये तो आप सॉल्व कर लोगे, पर बेसिस वेक्टर बनने के लिए सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होना है, उनको स्पैन द स्पेस भी करना पड़ेगा। अब उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, स्पैन द स्पेस, तो आपको बेसिस वेक्टर समझ में आ जाएगा। गॉट इट। अब स्पैन द स्पेस को समझने के लिए मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, आप लिखते रहना अपने नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, स्पैन द स्पेस के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपना आर स्क्वायर का। तो जैसे मान लो कि मैं एक आई और जे को ले लेता हूँ, आई कैप और जे कैप। ठीक है, अब इसमें से भी मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना लेके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो रोटेट करने पे मेरे को क्या मिलेगा, एक इधर को मिलेगा और एक इधर को मिलेगा। इसको मैं बोल देता हूँ आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। इसको बोल दिया आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू। और मैं इस रेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो अब मैं पहली बात, जैसे मुझे आई कैप और जे कैप का तो पता है, दे आर प्योरली इंडिपेंडेंट एंड ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पर है। इनके साथ हमने बहुत काम किया है, आई और जे, और या फिर एक्स वाई जेड के साथ आपने भी किया होगा। नाउ मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम नहीं करना, मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उस पर काम करना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने रोटेट किया, रोटेट करने के लिए एक स्पेशल मैट्रिक्स होती है, रोटेशनल मैट्रिक्स, उसका यूज करके आप रोटेट कर सकते हैं और ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रेड कलर की जो मैट्रिक्स आई, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है, ये इस पे काम करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बेसिस वेक्टर्स हैं कि नहीं, ये याद रखना। तो पहला हमारा कंडीशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम पहले ये तो चेक कर लेते हैं ये और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही इक्वेशन लगाएंगे हम कि अल्फा 1 आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू प्लस अल्फा 2 आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा आई कैप बाई रूट टू A1 प्लस A2 और प्लस जे कैप बाई रूट टू A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 इक्वल टू A2, A1 प्लस A2 इक्वल टू 0 आएगा, एक तो ये आएगा, और दूसरा आपका ये आएगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 0। अगर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो A1 इक्वल टू 0 implies that A2 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपके क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो हमें चाहिए था। लेकिन अब इस पे अगर हमें मुझे प्रॉपर काम करना है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में के स्पैन, इसके इस जो स्पेस है ना, उसको ये स्पैन करे, मतलब उससे उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स आए उस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो फॉर एन एग्जांपल मैं अब समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी हमारा, ठीक है, एक मिनट, अभी हमारा वेक्टर क्या है, ये रेड वाला, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा क्या बन चुका है, ये रेड वाला। ठीक है, ये इस तरीके का। अब इसमें देखो, अगर इस आर स्क्वायर में ये आई कैप भी तो बीच में आएगा ना उसके, ये आई कैप इसके बीच में ही तो आ रहा है। तो मैं क्या आई कैप को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर उसे स्पैन कर रहे हैं। तो मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, बेसिस वेक्टर कह सकते हैं। तो ये चेक करना है मुझे एक्चुअली। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं आई कैप को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई कैप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने हैं तो मतलब अल्फा 1 आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू प्लस अल्फा 2
आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। गॉट इट। ये हमने क्या लिए कि कोई भी स्केलर वैल्यू अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो इनकी कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका मतलब ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा चुका है। अब यहाँ से अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूँ तो यही इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर ली गई थी। तो आई कैप बाई √2 A1 प्लस A2 प्लस जे कैप बाई √2 A1 माइनस A2। अब जे इधर क्या है, आई कैप, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आई कैप, तो जे कैप तो है नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, A1 माइनस A2 जो जे कैप वाला टर्म है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन इधर आई कैप वाला जो है उसके साथ तो उधर भी वैल्यू आई कैप है, तो इसकी वैल्यू क्या, उसका मैग्नीट्यूड कितना ले लेंगे, 1। तो हमारे क्या बनेगा, A1 प्लस A2 इक्वल टू 1, तो A1 इक्वल टू 1 माइनस A2, ये बन जाएगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ से ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करा दे, A1 इक्वल टू A2, तो 2A1 इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, A1 इक्वल टू 1 माइनस A2 और A2 की वैल्यू A1, तो हाँ इस तरीके से बन जाएगा 2A1 इक्वल टू 1। तो A1 इक्वल टू 1 बाई आपका रूट, A1 इक्वल टू ये √2, अच्छा हाँ सॉरी इधर √2 भी तो है, इसको तो मैं भूल गया। तो A1 प्लस A2 इक्वल टू इधर √2 आएगा, तो A1 इक्वल टू 1 बाई √2 वैल्यू आ जाएगी आप। ठीक है। इसका मतलब इस बार A1 और A2 की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं आई, क्या आई, 1 बाई √2, 1 बाई √2। इसका मतलब ये जो आई कैप है इसको इन दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूं। कैसे, आई कैप इक्वल टू 1 बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप बाई √2 प्लस 1 बाई √2 आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। इट मीन्स दैट कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं इनके स्पेस में अगर कोई भी वेक्टर आएगा तो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता, पर जितने टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो ये दोनों वेक्टर्स हमारे क्या बन गए, बेसिस वेक्टर बन गए। तो एक चीज नोट डाउन करना, आर स्क्वायर में थोड़ा सा नया सीखने को आपको पता चला कि सिर्फ आई और जे ही आपके ऐसे वेक्टर्स नहीं होते जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन मेक सम अदर्स। आपको बस दो कंडीशन चेक करनी हो, सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप आराम से काम कर सकते हो। देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि कोई मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बाद बेसिस वेक्टर क्या होता है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन द स्पेस। लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब जो जितने भी वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे उनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, पर उनके स्पेस में अगर कोई वेक्टर तीसरा आता है तो उसको उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो उसे हम बेसिस वेक्टर बोलते हैं। तो लेक्चर 2 में वी विल डील विद द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिस वेक्टर, और उसमें भी हम पढ़ेंगे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर और उसे क्यों यूज करते हैं, हम डायरेक्ट आइगन वेक्टर क्यों ना यूज करें। देखो अब तीन चीज होगा, आइगन वेक्टर, बेसिस वेक्टर, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। तो हमको यूज क्या करना है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। तो इन दोनों को यूज क्यों नहीं करना ये भी हम जानेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा बस वो यूज करना, आप यूज करना। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर है, अपोलॉजी फ्रॉम माई साइड ऑल्सो कि मैं फर्स्ट टाइम इस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें मैं इसके बाद इसमें देखूंगा क्या चीज सही करनी क्या नहीं सही करनी, शायद उस पर कुछ नोटिफिकेशन भी आ रहा हो। ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक सम थिंग बेटर मोर देन दिस। और आप ये ट्राई करना है कि आप बस घर पे जाके थोड़ा सा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में समझना, बेसिस वेक्टर का रिकैप मैं फिर से दे दूंगा। ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है। थैंक यू।